नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। राइजिंग राजस्थान एजुकेशन प्री समिट 2024 में 23,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। इस समिट को मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर रही है। एजुकेशन का आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए एमओयू महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में निवेश प्रदेश के विकास को ऊंचाई प्रदान करेगा। प्रदेश में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में आज करोड़ों के एमओयू साइन किए गए हैं। प्रदेश में डिजिटल शिक्षा पर आधारित नवाचार किए जा रहे हैं। शिक्षा प्रत्येक जीवन का आधार है। शिक्षा के बल पर ही हम विकास के नए आयाम विकसित कर सकते हैं। क्योंकि आज जो आपने एमओयू किए हैं, ये एमओयू शिक्षा के क्षेत्र में है और हमारा प्रमुख आधार, समाज का प्रमुख आधार, किसी प्रदेश का प्रमुख आधार अगर वो कोई होता है तो वो शिक्षा होता है। क्योंकि शिक्षा अगर हमारा प्रमुख आधार है तो बाकी काम हमारा सरल होता है। शिक्षा के माध्यम से हम हमारे हर क्षेत्र में काम को भी आगे बढ़ा सकते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भले निवेश थोड़ा हो लेकिन उसकी महत्वता बड़ी होती है। मेरे से कहा था, शिक्षा के क्षेत्र में जो एमओयू होने वाले हैं वो बहुत छोटे और बहुत ही कम जो अर्थव्यवस्था है उसके होने वाले हैं। मैंने कहा वो छोटा नहीं है। एजुकेशन का और शिक्षा का आधार बनाने के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे बड़े हैं। क्योंकि जहां जैसी आवश्यकता होती है वो शिक्षा का आधार भी वही होता है। जहां जो आवश्यकता के आधार पर अगर एमओयू होते हैं तो निश्चित रूप से वहां शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि राइजिंग राजस्थान के तहत एजुकेशन प्री समिट का आयोजन शिक्षा, कौशल विकास और खेल के ढांचे को मजबूत करने में उसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा। आपको यह जानकर खुशी हुई होगी कि हमारी सरकार अभी तक निवेशकों के साथ लगभग 18 लाख करोड़ रुपए के निवेश एमओयू कर चुकी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ ये संख्या दिखाने के लिए नहीं, हमने कहा कि वास्तविकता में वो एमओयू जमीन पर उतरना चाहिए और उसका फायदा राजस्थान की जनता को मिलना चाहिए। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि जो छोटे एमओयू होते हैं वो धरातल पर जल्दी आते हैं और वो आम जन के हित में भी होते हैं। मेरे से किसी ने कहा कि उसकी कोई अपन को सीमा रखनी चाहिए। मैंने कहा इसमें कोई, एजुकेशन में कोई सीमा नहीं है। मुझे पता है गांव का, ढाणी का, जहां आवश्यकता है तकनीकी शिक्षा की, संस्कृत शिक्षा की, कौशल विकास की, जहां आवश्यकता है
वहां हम उस व्यवस्था को बनाने का काम करेंगे और हमारा जो एमओयू है वो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा काम करने वाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार राजस्थान को एक विकसित राज्य बनाने के संकल्प से कार्य कर रही है। इसी दिशा में जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन होगा। इसके तहत जिला स्तरीय राइजिंग श्री गंगानगर इन्वेस्टर मीट 7 नवंबर को सुबह 11 बजे फोर्ट रजवाड़ा में आयोजित की जाएगी। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि निवेश को लेकर उद्यमियों में उत्साह है। जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट के लिए अभी तक 227 एमओयू के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इनसे 3051 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आएगा और 5600 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 8293 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा अनुसार यह मीट युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने और जिले में निवेश बढ़ाने के लिए उपयोगी साबित होगी। लैंड है, कुछ लोगों के पास जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया हम उनको ये एडवाइस कर रहे हैं कि रिको में फिर ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो शेड्यूल उनके साथ शेयर करेंगे, उनको उसके लिए वो करेंगे, या फिर जिसके पास लैंड है उनका अगर 90 है कन्वर्जन है उसमें हम उनका हेल्प कर रहे हैं। तो अलग अलग स्टेज में वो है, तो हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर मॉनिटरिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इनको इम्प्लीमेंट करवाएं और जल्दी से जल्दी। वो एक बहुत ही जेनरिक सा स्टेटमेंट है जो 2022 में जो इन्वेस्टर्स मीट हुआ था उसमें 87 एमओयू हुए थे, जिसमें से 54 या तो इम्प्लीमेंट हो गए या फिर अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। तो 62% एमओयू इम्प्लीमेंटेड या अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें काम चालू हो चुका है। तो 62% इज ए गुड नंबर। उसमें एलओआईज में कुछ में है कि एलओआईज कम धरातल पे उतरे हैं, लेकिन वो तो लेटर ऑफ इंटेंट था कि उनके पास बहुत सारे कुछ रीजंस की वजह से नहीं हो पाए। बट अपने जिले में जो पुराने एमओयूज हुए हैं उसमें भी बेहतर कंडीशन में है और इस बार हम और अच्छे प्रयास करेंगे कि शुरू से ही उनको अच्छे 3,000 लोगों के करीब है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहली बार 6 नवंबर को भीलवाड़ा पहुंचेंगे। भीलवाड़ा में 10 नवंबर तक 13 पंथ नगर के पास कुमुद विहार विस्तार में कथा का आयोजन करेंगे। वहीं लाखों श्रद्धालुओं के बैठने के लिए कथा स्थल पर 2.25 लाख वर्ग फीट में जर्मन डोम बनाया गया है। इसमें 40 गुना 100 फीट का मंच होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। पांडाल में 40 एलईडी लगाई जाएंगी ताकि श्रद्धालु आराम से कथा सुन सके। पेयजल और चिकित्सा सुविधा के भी इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न खंडों के लिए प्रवेश और निकासी वाहन पार्किंग की अलग अलग व्यवस्था की गई है। 5 दिवसीय आयोजन के तहत 8 नवंबर को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार लगेगा। जोधपुर में 50 साल की ब्यूटिशियन अनीता चौधरी मर्डर केस में कई चौंकाने वाली जानकारियां पुलिस को मिली हैं। अनीता आरोपी गुलामुद्दीन फारूकी और प्रॉपर्टी डीलर तैयब अंसारी के बीच बातचीत होती थी। फोन की सीडीआर से पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। आशंका जताई जा रही है कि अनीता की मौत के पीछे प्रॉपर्टी का विवाद भी हो सकता है। ऐसे में पुलिस अनीता के नाम जो भी प्रॉपर्टी है उसकी जानकारी जुटा रही है। पुलिस ने मंगलवार को तैयब अंसारी के घर और ऑफिस की जांच की। यहां से पुलिस ने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर सहित कई दस्तावेज बरामद किए हैं। जानकारी में यह भी आ रहा है कि पुलिस अंसारी से जुड़े और भी लोगों से इस मामले में पूछताछ कर सकती है। इसमें पाली और जोधपुर में कई बड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं। टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। हरीश मीणा पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए नरेश मीणा ने कहा कि बीजेपी विचारधारा के केसी मीणा को हरीश मीणा ने टिकट दिलाकर भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस के करीब 15 दावेदारों को दरकिनार कर हरीश मीणा ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिलाया जिसे कोई जानता नहीं। नरेश मीणा ने जनता से जुड़े काम गिनाते हुए कहा कि यहाँ पुलिस बिना पैसे काम नहीं करती। बजरी माफियाओं से नेताओं और पुलिस की मिलीभगत है। बनास नदी की बजरी देवली उनियारा के लोगों को नहीं मिलती। विधायक बनने के बाद अवैध खनन पूरी तरह से बंद कराएंगे और बजरी पर पहला हक यहाँ के लोगों का होगा।
जो टिकट कांग्रेस का हुआ था वो टिकट हरीश मीणा के वीटो से हुआ था, और जो व्यक्ति यहाँ 4 दिन पहले वो बीजेपी में काम कर रहा था उसको टिकट दिया गया। यहाँ के जो लोकल जो व्यक्ति थे जिसमें कुलदीप सिंह जी राजावत थे, परशुराम जी मीणा थे, जसराम जी मीणा एक युवा लीडर थे, मुकेश जी सरपंच साहब सरपंच संघ के अध्यक्ष टिकट मांग रहे थे। ऐसे 17-18 लोग जो टिकट मांग रहे थे उनको नजरअंदाज करके, उनको दरकिनार करके और एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसको यहाँ कोई जानता नहीं था और जो 4 दिन पहले बीजेपी में था। इससे साबित होता है कि हरीश मीणा ने इसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार किया, पैसे खाए। एक तो मैं सब जगह कह रहा हूं, जनता को सबसे ज्यादा तो 4 जगह काम पड़ता है। जो गांव की जो जनता है इसको काम पड़ता है सबसे ज्यादा पटवारी से, तहसीलदार से, इसको सबसे ज्यादा काम पड़ता है बिजली घर से, इसको सबसे ज्यादा काम पड़ता है थानों में। थानों में जिस तरह से लूटमार होती है, बीट कांस्टेबल को छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर बनास नदी में करोड़ों का बजरी का कारोबार होता है। बड़े बिजनेस में बजरी माफियाओं के डंपर चलते हैं, जेसीबी चल रही है, एलएनटी चल रही है, और देवली के आम किसान को, आम व्यक्ति को मकान बनाने के लिए एक टोली रेत नहीं मिलती। और रेत अगर बजरी ले भी आए तो उनको चालान काट दिए जाते हैं। यहाँ तो खाली ट्रैक्टर भी अगर कोई खेतों पे खड़े हैं उसके भी चालान काटे जाते हैं। सारे नेता और सारे बजरी माफिया मिले हुए। ऐसे में हमारा वादा रहेगा, मेरा वादा है कि अगर मैं एमएलए बनता हूं तो या तो यहाँ से खनन का बिल्कुल बंद कर देंगे। रायसिंह नगर में मूंग की समर्थन मूल्य पर नई धान मंडी में खरीद को लेकर समझौते के बाद भी खरीद नहीं किए जाने पर किसानों ने करीब 1 घंटा मिनी सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया। इससे पहले खरीद को लेकर कल देर शाम एसडीएम की मौजूदगी में क्रय विक्रय सहकारी समिति, मंडी समिति अधिकारियों, किसानों और मजदूरों की संयुक्त बैठक हुई और मजदूरों ने कार्य करने पर सहमति जताई। लेकिन आज सुबह जब किसान नई धान मंडी में मूंग लाए तो क्रय विक्रय सहकारी समिति के कार्मिकों ने नई धान मंडी में खरीद करने से इनकार कर दिया, जिस पर किसान भड़क गए। किसान सभा के जिलाध्यक्ष कालू थोड़ी के नेतृत्व में किसानों ने मूंग से भरी ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर मिनी सचिवालय के बाहर पहुंच गए और मूंग की खरीद किए जाने की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। इस पर राजस्व अधिकारियों की बैठक में एसडीएम सुभाष चंद्र चौधरी ने किसानों को नई धान मंडी में ही एक शेड के नीचे खरीद किए जाने को लेकर मूंग को नई धान मंडी ले जाने के लिए कहा। वहीं जिला मुख्यालय से भी सहकारी विभाग के अधिकारी पहुंचे। किसानों, मजदूरों और क्रय विक्रय समिति एसडीएम महोदय के सामने एक समझौता हुआ कि किसानों की जो मूंग के टोकन है जो 8600 से ऊपर बिक रहा है, वो सारी खरीद जो है वो 1 नंबर गेट के आगे होगी। 5 बजे समझौता होने के बाद क्रय विक्रय सहकारी समिति के अधिकारियों से जब हमने वारदाना मांगा कि ट्राली हम लेके आगे, आप वारदाना दो, तो वहाँ के अधिकारियों ने मना कर दिया कि हम तो खरीद शुरू नहीं करेंगे। उसके बाद में किसानों और मजदूरों ने ये तय किया कि पिछले 20 दिनों से जो मूंग की खरीद है उसको लेके किसान और मजदूर परेशान हो रहे हैं और जानबूझ के कभी वेयर हाउस का, कभी उठाव का बहाना बनाया जा रहा है। हमारे पास आंदोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं था और ट्रैक्टर ट्राली लेके जिस चैम्बर के अंदर एसडीएम मुख्यालय के ऊपर जो समझौता हुआ था वहाँ पर हमने ट्रैक्टर ट्रालियाँ और अपने मूंग की ढेरियाँ की। अब जिला कलेक्टर के महोदय के माध्यम से ये समझौता हुआ है, एसडीएम साहब का फोन आया है कि आपका सारा जो माल है मूंग का वो नई धान मंडी के 1 नंबर सेट के ऊपर बिकेगा। अभी हम जा रहे हैं, अगर सेट के ऊपर नहीं बिका तो नई धान मंडी के दोनों गेट बंद करके सरकार और इस प्रशासन को सबक सिखाएंगे और किसान का दाना दाना जितने भी टोकन हुए वो समर्थन मूल्य पर बिकवाएंगे। गोंड मंडी के अंदर ना तो स्वीकृति है, ना पानी की व्यवस्था है, ना शेड की व्यवस्था है, ना वहाँ पर समुचित व्यवस्था है। ये जानबूझ के जो गोंड मंडी का बहाना लेके और किसान की खरीद को रोक रहे हैं, मजदूरों को परेशान कर रहे हैं। हम कलेक्टर साहब से एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा कि इस गोंड मंडी को बंद करके समुचित व्यवस्था जो खरीद के है वो नई धान मंडी और शेडों के नीचे की जाए। हर बार किसान परेशान होता है, हर बार जो है उसको आंदोलन करना पड़ता है। तो ये गोंड मंडी की मनमानी जो क्रय विक्रय के अधिकारी कर रहे हैं, ये मनमानी हम नहीं करने देंगे। जालोर जिले में पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पिछले लंबे समय से फरार चल रहे अपराधी भजनलाल बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी भजनलाल बिश्नोई पर पहले से ही 20 मामले दर्ज हैं, जिसमें वह फरार चल रहा था। वहीं सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस, लेकिन आरोपी को पुलिस के आने की भनक लग गई और आरोपी वहां से भाग निकला और पुलिस के वाहन में टक्कर मार दी, जिससे पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन पुलिसकर्मियों ने आरोपी भजनलाल को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। आरोपी के साथी भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने जान से मारने की नीयत से किए गए हमले पर आर्म्स एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया है।
फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। जालोर जिले के माधोपुरा गांव में ममता मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर औषधि नियंत्रण अधिकारी की सूचना पर पुलिस ने 2760 अवैध नशीली गोलियां बरामद की। मेडिकल संचालक के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक ममता मेडिकल एंड जनरल स्टोर का संचालक एक मेडिकल की दुकान चलाता है, जिसमें वह अवैध घटक नशीली गोलियों को बेचता था। पुष्पा सोलंकी औषधि नियंत्रण अधिकारी जालोर द्वारा ममता मेडिकल और जनरल स्टोर माधोपुरा में अवैध घटक की नशीली गोलियां बेचने की सूचना देने पर उक्त मेडिकल स्टोर पर एनडीपीसी एक्ट में कार्रवाई की गई और पूछताछ की जा रही है। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां गैस की टैंकर से भरी तेज रफ्तार लोडिंग पिकअप ने सामने से आ रही कार को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे पिकअप की टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। हादसा कोटा मार्ग नरसिंह मंदिर के सामने का है, जहां तेज रफ्तार लोडिंग पिकअप का कहर देखने को मिला है। हादसे में कार सवार 1 से 2 लोगों के गंभीर घायल होने की सूचना सामने आई है, जहां गंभीर घायलों को उपचार के लिए नसीराबाद की सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। भीषण हादसे की सूचना मिलते ही सिटी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे से दुर्घटनाग्रस्त कार को घटनास्थल से हटवाकर कार्रवाई आरंभ करवा दी। श्रीमाधोपुर में तहसीलदार जगदीश प्रसाद बेरवा के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए सरकारी पड़ी बंजर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। वहीं जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए ग्रामीण नाथूलाल शर्मा ने शिकायत की थी, जिसके बाद न्यायालय के आदेश के बाद तहसीलदार ने जेसीबी से सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। वहीं ग्रामीणों ने तहसीलदार का आभार व्यक्त किया है। भवानी मंडी क्षेत्र के खेताखेड़ा गांव में जयपुर विद्युत वितरण निगम की विजिलेंस टीम को कार्रवाई करने से पहले ग्रामीणों ने रोका और बाद में विधायक ने फोन करके कार्रवाई नहीं करने को कहा, तो अधिशासी अभियंता का गुस्सा फूट पड़ा। तो वहीं अब अधिशासी अभियंता और विधायक दोनों के ही बयान सामने आए हैं। अधिशासी अभियंता शंभुनाथ प्रसाद ने बताया कि जब भी गाँव में कार्रवाई करने जाते हैं तो विधायक जी फोन करके रोक देते हैं। वहीं विधायक कालूराम मेघवाल ने बताया कि उन्होंने बिजली चोरी पर कार्रवाई करने से नहीं रोका। गांव के सारे कनेक्शन चालू हैं और किसी का बिजली का बिल बकाया नहीं है। अभियंता को फोन कर डीपी नहीं हटाने के लिए कहा है। वे इस डीपी को दूसरी जगह ले जाने के लिए इस कनेक्शन को दूसरे ट्रांसफार्मर पर शिफ्ट करना चाहते हैं। श्रीगंगानगर में गुरुद्वारा धन्धन बाबा दीप सिंह जी शहीद में जरूरतमंद परिवारों की 31 बेटियों का सामूहिक विवाह 10 नवंबर को कराया जाएगा। इस आयोजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। धन्धन बाबा दीप सिंह सेवा समिति के महामंत्री और गुरुद्वारा के मुख्य सेवादार तेजेंद्र पाल सिंह टिम्मा ने आज गुरुद्वारा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामूहिक विवाह के बारे में जानकारी दी। बताया कि वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने वाली बेटियों को उपहार में आवश्यक घरेलू सामान दिया जाएगा। क्या हो रही हैं। ये खुशकिस्मत गंगानगर की इन शादियों में किसी एक धर्म, एक मजहब, एक फिरके की बात नहीं होती। यहाँ पर सभी धर्मों के समूह विवाह होती हैं। अगर हिंदू बेटी हैं तो उनका वैदिक रीत से विवाह होगा, अगर मुस्लिम बेटी है तो निकाह होगा, अगर सिख बेटी है तो उसके आनंद कार्य होंगे। ये जो सुमेलता है, ये सुमेलता ही हमारा मकसद है कि जिस तरह की आबो हवा देश में चल रही है, हमारे ये आयोजन बड़ा सुखद एहसास लाएंगे देश के लिए, जिसके लिए हम कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं भी सभी धर्मों का, सभी लोगों का, सभी जात फिरकर मजहब का आपसी प्रेम बढ़े और सभी मिलजुल करें ताकि देश तरक्की कर सके। इसलिए ये आयोजन रखा गया है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में ऑपरेशन भोकाल के तहत जीएसटी पुलिस और कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को 72 ग्राम एमडी के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस अधिकारी ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी युवक किराने की दुकान में एमडी बेचता था। सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बड़े तो सही है। पुलिस जोधपुर रेंज जोधपुर द्वारा 12/9/2024 से 12/11/2024 तक ऑपरेशन
भोकाल चलाया जा रहा था। ऑपरेशन भोकाल की कड़ी में ही हनुमाना राम कांस्टेबल है डीएसटी की, उसकी विशेष सूचना पर एक ही प्रवीण जाट है जिसके कब्जे से जो 72 ग्राम एमडी और 4 मिलीग्राम जो अपने सिंतरी चौराहे LIC ऑफिस के पीछे मॉडल जैसे किराना स्टोर है, इस पे ये सप्लाई करता था। और ये लंबा, इससे पूर्व में भी पहले एक मुकदमा है 557/2024, ये मतलब 1 माह पूर्व में दर्ज हुआ था, इसमें भी वांछित चल रहा था। ये किराना की आड़ में ये जो एमडी का राजस्थान में पिछले दिनों हुई पुलिस की SI भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को सजा मिलेगी। यह जांच के बाद सामने आ जाएगा कि कितने लोगों को सजा मिलेगी। वहीं राजस्थान में अब होने वाले उपचुनाव में जनता मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देकर विजय बनाएंगे, यानी 7 विधानसभा के उपचुनाव में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये कहना है राजस्थान की महिला एवं बाल विकास और PWD राज्य मंत्री मंजू बागमार का, जो कि वे अपने संक्षिप्त दौरे पर बीकानेर पहुंची। उन्होंने बताया कि राजस्थान में विपक्ष को कुछ बोलने को चाहिए, इसलिए वे पर्ची वाला मुख्यमंत्री और पर्ची सरकार वो बोलते हैं, जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा ने और राजस्थान में विकास कार्य करवाया है। विकास विभाग के मंत्री मंजू बागमार बात करते हैं, बीकानेर दौरे पर हैं। जो गड़बड़ घोटाले जो हुए SI की जांच कमेटी में भी हैं शामिल, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके तुरंत बाद में आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर जिस तरह बेरोजगारों के अंदर एक असंतोष व्याप्त था कि करीब 17 बार उनके पेपर लीक हुए थे और उनमें बार बार जो ये कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनको लेकर एक भय सा व्याप्त था। उसको हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसके लिए तुरंत SIT का गठन कर दिया कि तुरंत जो है इस प्रकार के जब भी कोई आगे इस तरह की कोई होती है घटनाएं तो उसके ऊपर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा और जो हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं उनको एक तरह से राहत प्रदान की कि अब जो हमारी सरकार आई है और इस सरकार के अंदर जो है आप लोगों के साथ में किसी भी तरह का कोई धोखा नहीं होगा। राजस्थान में पर्ची सरकार, मुख्यमंत्री पर्ची वाले, इस तरह की कई चीजें जो सामने बोलते हैं, जो खासतौर पर कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, लोगों का तो जो अच्छी चीज होती है उसके ऊपर भी आरोप लगाने का उनका काम ही है, क्योंकि अभी और भी कोई काम है भी नहीं कि केवल इस तरह से आरोप लगाना है। जबकि आप देखिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय जिस तरह से रात और दिन कार्य कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से वो रात दिन काम कर रहे हैं, उसी की तुलना में यदि हम मुख्यमंत्री महोदय से देखें तो वो भी रात दिन काम करके राजस्थान के विकास को आगे अग्रसर ले जा रहे हैं। अंतिम सवाल, राजस्थान में आप चूंकि PWD राज्य मंत्री हैं, राजस्थान की सड़कें हैं जो हिचकोले खा रही है, जगह जगह गड्ढे हैं, इनका इलाज अभी तक नहीं हो रहा, क्या कहेंगे? भैया, पहला हमारा बजट था जिसके अंदर हमने राजस्थान के अंदर विकास की गंगा बहा दी थी। तो ये थी मंजू बागमार, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि राजस्थान में कुछ समय चाहिए सड़कों को जो कि बदहाली से निकालने में, अभी कुछ ही समय बीता है। तक हम बात करें विधानसभा के उपचुनाव की तो 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। KK सिंह, बीकानेर। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।